नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। पांचों राज्यों में पोलिंग के बाद, मतदान के बाद शांतिपूर्ण माहौल है। लोग इंतजार करें, माफ कीजिएगा, पांचों राज्यों में नहीं, 5 में से 4 राज्यों में शांतिपूर्ण माहौल। लोग बेसब्री से 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब वोटिंग शुरू, जब पोलिंग का काम शुरू होगा, काउंटिंग का काम शुरू होगा, ईवीएम मशीनों में वोटों की गिनती का काम शुरू होगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक 5वां स्टेट भी है, पश्चिम बंगाल, जहां पर लगातार पोलिंग के बाद से लेकर कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ फेक न्यूज, कुछ ना कुछ पैनिक की खबर आ रही है। और इसीलिए आज पश्चिम बंगाल पर एक बार फिर से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि कल मतदान खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल से लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले, अब से करीब 10 मिनट पहले भी कुछ बड़े अपडेट हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा दो टूक में। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल, देश भर के जो 5 राज्य थे जहां चुनाव हुआ, जहां पर एग्जिट पोल हुआ, उन जगह पर कोई पैनिक का माहौल नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आते ही पश्चिम बंगाल में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पैनिक का माहौल है। इसको समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में दरअसल क्या हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं, ये जो पैनिक है, ये अपने आप में सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। मैं कहता हूं कि दुनिया के तमाम एग्जिट पोल एक तरफ, लेकिन एग्जिट पोल नतीजे आने और पोलिंग के बाद टीएमसी के अंदर जो पैनिक का माहौल है, वो इस वक्त का सबसे बड़ी खबर है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा एग्जिट पोल वही है। आज दो टूक में उस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, लगातार अपडेट हो रहे हैं। और यह भी बता दूं, पैनिक सिर्फ टीएमसी में नहीं है, बल्कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बांग्लादेश में भी पैनिक है। जी हां, बांग्लादेश में भी पैनिक है। वो कैसे बांग्लादेश में पैनिक है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, आज बंगाल से जुड़ी, पश्चिम बंगाल से जुड़ी जो प्रमुख खबरें अब तक की डेवलपमेंट है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, तो आइए इस बड़ी खबरों को समझ लेते हैं कि बड़ी खबरें क्या है। बंगाल की बड़ी खबरें, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आज एक और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। टुडे चाणक्य के अनुसार बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है, 192। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की वहां लहर है। 192 सीटें, ये टुडे और चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के 192 सीटें भाजपा जीत सकती है। और यह भी बता दूं कि टुडे चाणक्य ने बंगाल चुनाव को लेकर साल 2021 में भी सबसे सटीक भविष्यवाणी की थी। यह आपके लिए आज जानना जरूरी है। इस बीच खबर यह भी है कि जो मैंने आपको बताया कि टीएमसी के नेताओं में पैनिक का माहौल है। टीएमसी के नेता जो है, नेताजी स्टेडियम के बाहर जो स्ट्रांग रूम बना था, स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। और वहां पर जो है माहौल बड़ा टेंस हो गया। ये इसलिए क्योंकि टीएमसी ने स्टेडियम के जो बना था स्ट्रांग रूम, वहां प्रदर्शन किया, ये आरोप लगाकर कि जो ईवीएम मशीन है उनमें गड़बड़ी की जा रही है। और बिना किसी जानकारी के, बिना पॉलिटिकल पार्टियों को सूचित किए हुए जो स्ट्रांग रूम था, स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग घुस गए और वहां पर जो है कुछ लोग जो है ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे थे। ये आरोप लगाया टीएमसी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, झूठ है। ईवीएम सुरक्षित हैं और जो सील किए जा रहे बक्से हैं, वो सील किए जा रहे बक्से दरअसल जो दूसरे वोट होते हैं, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, उनको सील किया जा रहा है, ये कहा गया। और साथ साथ चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी भी जारी की है। वो चिट्ठी जो स्ट्रांग रूम में इन कर्मचारियों के घुसने से 4 से 5 घंटे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भेजी गई थी। तो ये जो झूठ था, ये जो झूठा माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसको आज चुनाव आयोग ने एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। और ये भी आपको बता दूं कि इस बीच एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी नहीं किया है। यह भी इंपॉर्टेंट खबर है। क्यों जारी नहीं किया है? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में, दरअसल आपको मालूम होना चाहिए, जो ईवीएम, ये जो एग्जिट पोल होते हैं, ये तमाम एग्जिट पोल की एक जो तरीका होता है वो ये कि जो आदमी वोट डालने जा रहा है, वोट डालने के बाद उससे पूछा जाता है कि उसने किसको वोट दिया। इसी आधार पर एग्जिट पोल तैयार होते हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि बंगाल में ज्यादातर लोगों ने, 10 में से 6, 7, 8 लोगों ने जगह जगह पर यह बताया ही नहीं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में डर का माहौल है। डर के कारण, खौफ के कारण लोगों ने यह बताना उचित नहीं समझा
कि उन्होंने किसको वोट दिया है और खौफ का क्या कारण है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव साल 2021 में जब चुनाव नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर बम मारे थे, महिलाओं के बलात्कार हुए थे। बड़ी तादाद में जो हिंदू वोटर था उसको भाग करके उसको शरण लेनी पड़ी दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाकर, असम में जाकर शरण लेनी पड़ी। और इसीलिए आज बंगाल का वोटर इतना डरा हुआ है कि उसने बताया तक नहीं कि उसने किसको वोट किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डर के आगे जीत है? क्या इस डर से उबरने के लिए उसने ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट किया है? यह खबर बड़ी होगी अगर 4 तारीख को नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार ही आते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज दो टूक में मैं आज जो मुद्दा उठाने वाला हूं, ये तमाम चीजें देखते हुए जिस तरह से टीएमसी फेक न्यूज फैला रही है, टीएमसी में पैनिक का माहौल है, बांग्लादेश में पैनिक का माहौल है, तो क्या उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बंगाल में खेला हो गया है? जी हां, हो गया खेला। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि टीएमसी कह सकती है कि खेला एक बार फिर से ममता बनर्जी के पक्ष में हुआ है, जैसा टीएमसी दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। खेला किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, क्या कुछ आज कहा गया, ममता बनर्जी ने किस तरह से आज अपना एक वीडियो फुटेज जारी किया और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। वो भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भी पैनिक में है। देखिए जरा, उसके बाद आज की चर्चा को शुरू करें। ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিট পোল যা দেখিয়েছে, দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। এবং আমি সব 294টা কেন্দ্রে, 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়েও যে 2টো প্রার্থী আছে অনেকদের আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। बंगाल के अंदर लोगों ने तय कर लिया कि अगर ममता की सरकार को हटाना है, नहीं तो ममता बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी। इसीलिए उनके चेहरे पर भी गुस्सा है। इस बार उनका गुंडागर्दी नहीं चल पाया। 200 से ज्यादा सीट मिलेगा, डबल सेंचुरी जरूर होगा। उसका बाद क्या होगा बाद में दिखा जाएगा। ममता बनर्जी 200 पार करके ही क्षमता में आएगी। वो पश्चिम बंगाल की जो गरिमा, जो अस्मिता, उसका जो संस्कृति, उसका व्यापार, उसका शिक्षा, जो तृणमूल कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, उससे वापस लाने के लिए एक परिवर्तन जरूरी था। परिवर्तन तो 3 महीना पहले जनता पार्टी में बना लिया और परिवर्तन कर दिया उन्होंने। सहमत नहीं हूं। वो ये पूरा गेसवर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। बोला जाता था कि बंगाली लोग, माने बंगाल के रहने वाला हम बंगाली बोल रहे हैं, इलेक्शन के दिन सोते हैं, हॉलीडे छुट्टी मनाने जाते हैं, माछ भात खाकर सोते हैं। लेकिन बंगाली लोग दिखा दिया है कि जब सिद्धांत लेते हैं ना, सुनामी है। कोई ममता आए, कोई भी आए, कोई उसको सिद्धांत को इधर उधर नहीं कर सकता है। दिखा दिया है बंगाल को लोग, उनको भी सल्यूट करते हैं। वोटर है, भारी संख्या में पार्टिसिपेट करके उन्होंने साबित कर दिया कि इसका क्रेडिट किसी का नहीं है, ये क्रेडिट है वोटर। अभी खुला आम सब लोग मार्केट में उतार गया कि देखो चुनाव आयोग का क्या रणनीति, क्या उनका कार्यक्रम, जो आज इतना अच्छा से इतना प्रदान हो गया। ये सारे विपक्ष की जो वोट
इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। तो हाँ, मैंने आपको तमाम बयान सुना और बता दूं कि किस तरह से टीएमसी में पैनिक का माहौल है। ये एग्जिट पोल आने के बाद उसके प्रमाण कुछ तो ये कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर, ईवीएम जहां रखी गई स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, वहां माहौल बनाने की कोशिश की। और इसके साथ साथ तमाम फेक न्यूज फैलाई जा रही है टीएमसी के द्वारा। जो है कम से कम 3 फेक न्यूज, बड़ी फेक न्यूज हम एक्सपोज कर रहे हैं जो टीएमसी ने चुनाव खत्म होते ही फैलाई। पहली खबर यह कि टीएमसी की तरफ से कहा गया, खासकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा कि चुनाव खत्म होते ही केंद्रीय बलों की वापसी हो जाएगी, अगले दिन से वापसी हो जाएगी। यह खबर फेक है, झूठी है, क्योंकि केंद्रीय बल वहां मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय साफ कह चुका है कि अगले आदेश तक केंद्रीय बल वहीं तैनात रहेंगे। दूसरी फेक न्यूज, टीएमसी के तमाम प्रवक्ताओं ने, तमाम सांसदों ने कल एक फर्जी कागजात ट्वीट करा और ट्वीट करके यह कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा देश भर में पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि वो दस्तावेज फर्जी है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का कोई ऐलान या कोई फिलहाल जो है कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया। और तीसरी खबर, टीएमसी ने बार बार कहा कि लगातार केंद्रीय बल जो है लोगों के साथ मारपीट कर रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है, लोगों के साथ धक्का मुक्की की है, टीएमसी के लोगों के साथ मारपीट की है। इसको लेकर भी तमाम फेक न्यूज फैलाई गई और वो फेक न्यूज मैं आपको सबूतों के साथ एक्सपोज कर रहा हूं और आपको यह बता रहा हूं। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट मेरे पास है। अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था और अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके यह कहा कि एक बूढ़े व्यक्ति को वोट देने के बाद धक्का देकर के केंद्रीय बलों ने गिरा दिया और उसकी जान चली गई। यह बात ठीक है कि एक वृद्ध व्यक्ति की जान जरूर गई है, लेकिन यह बात सरासर झूठ है कि उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का दिया गया। यह आपको देखिए, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। यह आप देख रहे हैं सफेद कपड़ों में ये बूढ़े व्यक्ति हैं। ये वोट देने गए थे, 82 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति हैं। ये वोट देने गए, अपने पोते के साथ ये गए वोट देने के लिए। इन्होंने अपनी पर्ची कटाई। ये देखिए सबूत है कि कैसे अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी कल झूठ बोल रही थी, कल से झूठ बोल रही थी कि बूढ़े व्यक्ति को धक्का देकर के गिरा दिया, उसकी मौत हो गई। जबकि ये देखिए व्यक्ति जब ईवीएम के अंदर जो अब वोट देने गए और वहां पर उन्होंने अपना वोट दिया, उनके जो पोते हैं वो उनके साथ। और यहां देखिए, यहां वो व्यक्ति वोट देने के बाद गिर गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया था कि वोट देने के बाद वो व्यक्ति गिर गए। आप देखिए उनके पोते उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो वहां पर जो तमाम लोग थे वो भी भाग कर गए और उन बूढ़े व्यक्ति को उठाया। और ये बूढ़े व्यक्ति जो है, इनकी तबीयत खराब हुई वोट देने के बाद, ये गिरे और टीएमसी ने कहा कि केंद्रीय बलों ने इन्हें धक्का देकर गिराकर इनकी जान ली है। तो ये जो फेक न्यूज टीएमसी की थी ये एक्सपोज हो गई है और इससे पता चलता है कि टीएमसी पैनिक में है। और ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है टीएमसी का पैनिक में होना, ममता बनर्जी का पैनिक में होना। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। आज 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ सोफिया खान जी जुड़ चुकी हैं, टीएमसी की जो है सपोर्टर है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन पूनावाला जी किनको सपोर्ट करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ इसके अलावा दिगंत चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं कोलकाता से, ये जो है युवा पत्रकार है। रोहित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं, 1.5 मिनट में दे रहा हूं सोफिया खान जी आपको, राधिका खेड़ा जी आपको डिबेट शुरू करने के लिए। सोफिया खान जी, पैनिक तो है, पैनिक तो साफ दिख रहा है। जिस तरह से अभी एक ड्रामा किया गया, नेताजी स्टेडियम के बाहर एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है जैसे फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, तो एक पैनिक है एग्जिट पोल को लेकर। भले ही कितना कहा जाए कि ये, और एग्जिट पोल गलत होते भी हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन पैनिक क्यों दिख रहा है? ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। देखिए, सबसे पहले मैं एक पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये देखिएगा, ये स्ट्रांग रूम का वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है जो आज एआईटीसी के पेज से छोड़ा गया है। अभी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए कुछ लोग नजर आए, जबकि ये है कि ये मैंडेट है कि यहाँ पर नेताजी इंडोर स्टेडियम जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर अभी धरना भी दिया जा रहा है। कि मतलब अभी देखिए, इनको पता है ये एग्जिट पोल या फेक एक मैंडेट, एक नैरेटिव सेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इनकी जीत हो रही है, लेकिन
पश्चिम बंगाल के लोगों ने 23 तारीख और 29 तारीख को जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हम लोगों ने की है, उससे समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की जीत निश्चित है। लेकिन अभी इनके पास साम दाम दंड भेद, तो इन लोगों ने जो भी किया चुनाव आयोग के साथ मिलके पिछले 4 महीनों से, नेम डिलीशन हो या ईडी के रेड्स हो, अभी देखिए ना आज विनेश चिंदल जी जो आईपैक के मालिक हैं, उनको आज ही छोड़ दिया गया, वो बेल भी मिल गया उनको। मतलब इतने दिन जो है तलवार लटकाई थी आईपैक के ऊपर ताकि वो हमारे लिए काम ना कर सके एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभी देखिए समझ में आती है ना कि ये जो एग्जिट पोल है ना, ये पिछली बार भी उतनी ही ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी ना कि उनका 200 पार हो रहा है, 200 पार हो रहा है। इनफैक्ट 2024 में 400 पार कर रहे थे। अभी ये 2021 में बहुमत के साथ ममता बनर्जी आई, ऑब्वियसली 200 पार तो हमारा हुआ, चिल्ला वो रहे थे। उसके बाद 2024 में भी वो कह रहे थे 30 पार हो जाएगा यहाँ से, लेकिन 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली और वो 18 थे, 18 से 12 पर आ गए। तो ये समझ में आता है एग्जिट पोल को सबसे पहले तो हम ये नकार देते हैं। हाँ, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि डेमोक्रेसी की जीत हो और किसी भी तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। ओके राधिका जी, आऊं आपके पास 1 मिनट सिर्फ लूंगा मैं। सोफिया जी, आपने अपनी तमाम बातें कही। मैं देखिए पहले तो मैं सोफिया जी की तारीफ करता हूँ। सोफिया जी आज बहुत खूबसूरत लग रही है और अन्यथा मत लीजिएगा, आप तैयार होके आई हैं, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, छोटी बहन जैसी हैं, बड़ी बहन नहीं, माफ कीजिएगा। हरा कलर पहले ही पहन लिया है। नहीं, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए ना। ऑरेंज में नजर आ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। आज आपने क्या किया, आज आपने तैयार होने के लिए, क्योंकि आप आज अच्छा दिखना चाह रही थी और अच्छा दिखना सबको चाहिए, आज आपने तैयार होने के चक्कर में, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए ना प्लीज, मेरी पूरी बात तो सुनिए। सोफिया जी मैंने आपको बहन कहा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने कहा कि आप आज तैयार होने के चक्कर में रिसर्च नहीं कर पाई ठीक से। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है, सुनिए, मेरे हाथ में वो चिट्ठी है जो चुनाव आयोग ने जारी की है, और ये वो ईमेल है जो आज दोपहर सुबह ही 10-11 बजे सबको भेज दिया। वो जो कुणाल घोष बैठे थे ना धरने पर, उनको भी मेल गया ये मेल भेजा गया था और ये कहा गया था कि 4 बजे जो पोस्टल बैलेट है उसको सील करने के लिए कुछ कर्मचारी अंदर जाएंगे। ये मेल उनको भेज दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। और अभी जो लोग धरना दे रहे थे, मेरी पूरी बात प्लीज, अभी जो लोग धरना दे रहे थे उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है, क्योंकि उनको एक चिट्ठी वहां पे दिखा दी गई कि हमने आपको बताया था, और वहां पर पोस्टल बैलेट सील किए जा रहे हैं, ईवीएम अलग स्ट्रांग रूम में रखे हैं, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो मैं समझता हूं कि आज आप थोड़ा रिसर्च करने में थोड़ा चूक गए। अब रुकिए मैं आता हूं। भाई मैं सैल्यूट करूंगी, पर चुनाव आयोग ने अपनी जो वो है ना, मतलब जो अपना कॉन्फिडेंस है वो हमारे ऊपर से पश्चिम बंगाल के लोग, ठीक है, वो आपका नहीं पूरे, वो आप सुनिए ना पे हमें कोई भी ओके सुनिए ना, आपका नहीं, पूरे इंडी गठबंधन का चुनाव आयोग से भरोसा उठा हुआ है। और ये तय मानिएगा कि बंगाल और असम, बंगाल को छोड़कर ये तय मानिएगा जब चुनाव नतीजे आएंगे तो फिर तमिलनाडु और केरल के अंदर ईवीएम सही होगी, बाकी सब जगह ईवीएम टैंपर हो चुकी होगी चुनाव नतीजा आने के बाद। चलिए राधिका जी, आपके 1.5 मिनट, आपने उनके आरोप सुने, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। भाई आप लोग, वो भरोसा उठ चुका है, और जयराम रमेश ने भी आज ट्वीट करके कहा कि भाई चुनाव आयोग का भरोसा खत्म हो चुका है। सभी को नमस्कार। और अशोक जी, एक एक करके इन्होंने 4 मुद्दे उठाए, मैं चारों का जवाब देना चाहूंगी। मेरी बहन ने यहाँ पे ईवीएम स्ट्रांग रूम की बात करी। अब ईवीएम स्ट्रांग रूम की हालांकि आपने इनको बता दिया, लेकिन इस चिट्ठी में जो 2 पॉइंट थे, क्योंकि वहां पे जो ये वीडियो दिखा रही थी, यही वाला वीडियो था, ये दिखा नहीं पाई थी, मैं दिखा देती हूँ। यही वाला वीडियो दिखा रही थी जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे टीएमसी के, एक शशि पांजा जी और एक कुणाल घोष साहब, और ईसी ने ये कैटेगोरिकली कहा कि हमने ये स्ट्रॉन्ग रूम जो सेफली सिक्योर और लॉक हुए हैं 4 बजे से, और कहाँ सुबह 5:15 पे लास्ट स्ट्रॉन्ग रूम क्लोज किया था, और एक और स्ट्रॉन्ग रूम जहां पे सब में एसी लगे हुए, आरओज और सबके सब चीजों के साथ, लास्ट जो 9th पॉइंट उन्होंने लिखा है, द सेम वाज ड्यूली शोन टू शशि पांजा, कुणाल घोष एंड काली फ्रॉम बीजेपी। तो हमारे भी नेता को दिखाया गया और इनके भी दिखाया गया। तो तब अगर बैठना था तो तभी बैठ जाते, रात को अपना सो वो के अगले दिन खा पी के आके ड्रामा करने आ गए, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कहा एग्जिट पोल्स। तो मैडम मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा पढ़ के आना चाहिए था। 2021 में जब ये एग्जिट पोल्स थे तो मेरे सामने करीबन 20 एग्जिट पोल्स हैं अशोक जी। 20 में से 16 एग्जिट पोल्स ने ममता दीदी की सरकार बनाई थी। ठीक है, 205 नहीं दिए थे, लेकिन 190 के आसपास तो ऑलमोस्ट सबने दे दिए थे। और और जो आज चाहे टुडेज चाणक्य हो, चाहे बड़े बड़े जितने हो, सबने ममता दीदी की सरकार बनाई थी। और तब यही टीएमसी खड़े होकर बोली थी, देखिए वाह वाह,
ये एग्जिट पोल्स बहुत बढ़िया है। और उस समय पे अशोक जी भारतीय जनता पार्टी अपनी पीक पे थी। आज हमारा प्रदर्शन नेशनल लेवल पे उससे कम है, लेकिन तब इनकी जब सरकार बनी थी इन्होंने तब एग्जिट पोल्स को वाह वाह कहा था। आज ये एग्जिट पोल्स पे सवाल उठा रहे थे। खैर इनकी इच्छा है। आईपैक के बारे में जो उन्होंने बेल की बात करी, तो इसका मतलब जो आज उनको बेल मिली नहीं मिलनी चाहिए, आपको विश्वास नहीं है ना कोर्ट पे, खारिज कर दीजिए, उनको बोल दीजिए वापस सरेंडर कर दे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मोहतरमा, मेरे को बोलने दीजिए। तो मैं आपको वेट नहीं करना चाहिए था, आपको तभी हल्ला करना चाहिए था। 1.5 मिनट खत्म हो गया। मैं फिर आपके बीच में नहीं, मैं आपने से ज्यादा बोली। थोड़ा सा मैं उसके बाद फिर आ रहा हूँ जी। एक चीज और जो आपने बोली, केरला और तमिलनाडु, ये बहुत सिंपल हो जाता है। जो इनके साथी है ना अरविंद केजरीवाल, जब उनको जब वो मुक्त हो जाते हैं अपराध से, तो वो जज बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ही दूसरी अदालत स्टे दे देगी तो जज की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाएंगे। लेकिन एक बात जो आपने बोली ना अशोक जी, जिससे मैं पहली बार आपसे एग्री नहीं करती हूँ, जो आपने केरल और तमिलनाडु इनको दे दिया। केरल में आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, 4 तारीख को सुबह आपके शो पे बैठूंगी 10:30 बजे। ठीक है, अभी से मैं टाइम बता देती हूँ। केरल भी इनको नहीं मिल रहा, तमिलनाडु भी इनको नहीं मिल रहा। वो आपकी खबर सही हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना लेकिन उसके बावजूद मेरा सिर्फ इतना मेरा पॉइंट था कि वहां पर कोई भी जीते एलडीएफ यूडीएफ, वहां पे ईवीएम ठीक ही रहेगी, क्योंकि वो मिली भगत है, इसलिए वो जीतेगा ना, इसलिए वहां हमारा संविधान जीतेगा, इसलिए ईवीएम। लेकिन सोफिया जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं जो है तहसीन जी के पास जाऊंगा। पर एक बात जो राधिका जी ने कही उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो कागज है जो 2021 में, और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, देखिए जो एग्जिट पोल हैं वो बहुत बार सच साबित होते हैं, बहुत बार गलत साबित हो सकता है। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ भी कहे, हो सकता है ममता दीदी की लहर चल रही हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंदर लोगों ने क्या किया हम नहीं जानते, हमको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव तक। मैं कतई ये नहीं कह रहा एग्जिट पोल जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात सही है कि ये एग्जिट पोल जो नतीजे हैं उसमें पिछली बार भी लोगों ने इसको नजरअंदाज किया, पर 16 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं सोफिया जी क्या है इसमें, इन 16 के अलावा जो 4 एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, उनमें एक पीपल्स पल्स भी था जिसका उस समय गलत साबित हुआ। और उसी पीपल्स पल्स ने जो 2 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं टीएमसी को जीतता हुआ, इनमें से एक इस बार जो है पीपल्स पल्स भी है, जो पिछली बार गलत साबित हुआ था, हो सकता है इस बार भी गलत साबित हो। बोलिए। देखिए अशोक जी, एक्चुअली मैं एग्जिट पोल की पोल खोलना चाहती हूँ। एग्जिट पोल अभी एक बूथ में अगर 1000 लोग वोट देने जाते हैं, अभी वो निकलते हैं बाहर, ऑन एन एवरेज 10 लोगों से पूछा जाता है। अब 10 लोग जो है ऑब्वियसली कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। अभी इस बात से क्या अंदाजा लगा सकता है कि बाकी के जो 990 लोग हैं उन्होंने किसको वोट दिया है? तो ये एग्जिट पोल की पोल है। तो ये हम ऑन एन एवरेज एक अनुमान लगाते हैं, एक हवा बनाते हैं। हवाबाजी करने से चीजें हकीकत जो है बदल नहीं जाती। बाकी 4 मई का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। जमीनी तौर पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इतनी ज्यादा ग्रास रूट तक है कि उस आधार पे हम पूरी तरीके से निश्चित हैं कि चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बना रही है, एंड दैट इज द ट्रुथ। ओके, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं एग्जिट पोल बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई बार ये नहीं कह सकते, एक मेथोडोलॉजी है, कई बार सही साबित होती है, कई बार गलत साबित होती है। मैं नहीं कह रहा कि ये सही साबित होंगे, लेकिन मैं सिर्फ जो मेरे पास प्रमाण थे वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सबसे बड़ा एग्जिट पोल टीएमसी नेताओं का जो पैनिक है वो है सबसे बड़ा एग्जिट पोल। तहसीन, आप मेरी बात से जो है इत्तेफाक रखते हैं कि मुझे लगता है सबसे बड़ा पैनिक तो यही है, जिस तरह से टीएमसी के लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पैनिक में दिख रहे हैं। ममता बनर्जी खुद पैनिक में दिख रही हैं। कल मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी कि जैसे ही पोलिंग खत्म हुई उसके बाद ममता बनर्जी मंदिर में गई चुनाव खत्म होने के बाद। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी चुनाव के बाद ममता बनर्जी मंदिर जाती हो। तो ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि पैनिक तो है। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मुझे लगता है कि एग्जिट पोल को लेकर जरूर सारी पार्टियां थोड़ी सी गंभीर है, और ममता जी किसी भी चीज को तो चांस पर नहीं छोड़ना चाहती। जैसे आपको याद है पिछली बार जो चुनाव में वो जादवपुर से हारी थी, अब तक वो मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट ने भी अब तक उसका फैसला नहीं किया है। लेकिन नंदीग्राम से नंदीग्राम एक मिनट रोहित जी प्लीज, नंदीग्राम से आ रही थी। अरे प्लीज रोहित जी बोलिए। तो नंदीग्राम से आ रही थी, माफी चाहता हूँ। और नंदीग्राम के अंदर वो 16वें राउंड तक वो लीड में थी। 17वें राउंड में इन्होंने बैलेट गिना और वो 1900 वोट से वे हार गई। तो इसके अंदर क्या हुआ कि बैलेट जो है ऐसे जनरली पहले गिना जाता है, वहां पर लास्ट में गिना गया था
तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको लेकर वो ज्यादा अलर्ट है। बट एक चीज जरूर है कि एक ओपिनियन है कि चाहे टीएमसी जीते या भाजपा जीते, टीएमसी की सीट थोड़ी कम हो। मेरा ये अनुमान है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी की जो सरकार बनेगी वो मुझे लगता है कांग्रेस की मदद के साथ फिर से रिपीट इंडिया कीजिए, अलायंस किसकी सरकार बनेगी? इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस, बंगाल में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है? नहीं है ना, मैं कहता हूँ, और इसी पर आ रहा हूँ, नहीं है। और अच्छा, इससे पहले, इससे सुनिए ना, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, एक मिनट रोहित जी, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, इंडिया अलायंस में जो पार्टनर हैं कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस की कितनी सीटें थी, बता दीजिए देश को। वो प्लीज एक बार बताइए ना, सुनिए ना, हम सुनना चाहते हैं, नहीं, इस बार कितना बताइए ना प्लीज। इस बार 4-5 आई। नहीं सुनिए, आप मेरे दोस्त से मजे ले रहे हैं अशोक जी आज। अच्छा एक मिनट सर, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट रुकिए सर, तहसीन भाई थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा हंसी आ रही है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लूं। तहसीन जी ने ये नहीं बताया कि कितनी सीटें आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार 4-5 सीटें आ जाएंगी। अब आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, 294 में से वो उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5, और पिछली बार कांग्रेस की 0 आई थी, और इसी तरह से लेफ्ट भी मिल बेटा सन्नाटा था। मैं हरियाणा का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं जानना चाहता हूँ। और 4-5 सीटें आ जाएगी तो 10 सीट, और ममता जी तो मेजॉरिटी मार्क हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, जो भाजपा का वहां पर जो भाजपा की बढ़त, तेजी जी प्लीज ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो मत बनाइए मेरे शो पे। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या बोलूं आपके शो पे, मुझे इसको ये कांग्रेस लगता है इन चुनावों का सबसे बड़ा जो चुटकुला है वो तहसीन भाई ने 2 टूक में सुनाया है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है, 2-4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 2-4 सीटें लेफ्ट को मिलेंगी, और टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के सहयोग से इंडी गठबंधन की, फिर वो हाफ पे मार्क को क्रॉस कर देगी। पॉसिबिलिटीज है, 5 सीटें मिलेगी, और दोनों फिर क्रॉस करके हाफ पे मार्क टीएमसी के साथ। तो मुझे ये लगता है कि अंत में ये इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन क्योंकि सोफिया मेरी बहन है, आपकी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन है अशोक जी, और बहुत नहीं सोफिया जी, लेकिन सोफिया जी क्योंकि यहाँ पर है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सोफिया जी, मेरा प्रपोजल है कि अगर मामला क्लोज हो गया तो जितने भी टीएमसी के विधायक है जो जीत कर आए, इमीडिएटली उनको तेलंगाना आप ले जाइए। मेरा ये प्रपोजल है, वरना पता चला कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ आपके विधायकों के साथ हो जाएगा। ये भाजपा जो बढ़ी हुई है इसमें ममता जी का रोल रहा है, और अब जो भाजपा बढ़ रही है इसमें ममता जी का रोल है। मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है सारे इंडिया गठबंधन की जो एक सीरियस बात, सारी अगर इसको मैं एक सीरियस बात को, इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा इस चुनाव के बाद बैठकर एक स्ट्रेटेजी की तरह आना होगा। सिर्फ मोदी जी को हराना ये हमारा स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है। जरूर हम भाजपा के खिलाफ है, लेकिन देश के सामने हम क्या ऑल्टरनेटिव दे दे, हम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें लीडरशिप में कौन होगा, ममता जी हो, अखिलेश जी हो, प्रियंका जी हो, जो भी हो, उस पर एक चर्चा करते देश को एक मजबूत विपक्ष देने का काम करना होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चुनाव के बाद एक रीसेट हो, और कहीं ना कहीं फिर इसके बाद एक आगे की राजनीति उसमें से निकल कर आए। बिल्कुल, आपने जो ये बात ठीक कही, और ये इंडी गठबंधन को एक्चुअली जो है इन चुनाव नतीजे आने के बाद, क्योंकि जिस तरह से जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि असम में कांग्रेस की दुर्गति जो है वो कायम है, वो वहां से उठ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं, अभी नतीजों का इंतजार है। और इसके अलावा पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के अनुसार। तो जो गठबंधन है उसको बैठना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कैसे, क्योंकि मोदी को गाली देकर, मोदी का विरोध करके, अंध विरोध करके आप कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये जनता दिखा रही है। उसके बाद भी अगर कोई समझने को तैयार है, हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर फिर से मैं कह रहा हूं, अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो उसके बाद इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी का दावा जो लीड करने का है इंडी गठबंधन को, वो उनका दावा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो जाएंगी कि भाई मैं तुम्हारे पीछे खड़ा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित सिंह क्या कह रहे हैं अपनी जी? अब बहुत
गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि पूरा देश दूरदर्शन को देखता है। ये कोई सर्कस के जोकर का शो नहीं चल रहा है। अशोक श्रीवास्तव जी के मौजूदगी में देश के गंभीर विषयों पर चर्चाएं। चुप रहिए ना, नंदीग्राम आपको पते नहीं है। आज चल गया आप यादवपुर पर। ममता बानो पहली बार यादवपुर से 1984 में एमपी बनी थी, पढ़ लीजिए जा करके, इतिहास पता है। अब आइए मुद्दे पर आए। एआईटीएमसी की अध्यक्ष ममता जी पहली बार 1984 में एमपी बनी थी यादवपुर से, पता नहीं है तो जान लीजिए। अब आइए मुद्दा पर। देखिए, पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने प्रतिज्ञा लिया है, निश्चय किया है और निश्चिंतता के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार का सदुपयोग करके एआईटीएमसी के 15 वर्षों के पापाचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का पिंडदान संवैधानिक तरीके से गंगा सागर में कर दिया है। 4 मई की प्रतीक्षा कीजिए, एआईटीएमसी के कुशासन का अंत होने जा रहा है और एआईटीएमसी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से ज्यादा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में लोग खुशियां मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 4 मई को ममता जी आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, सुनिए भाई, सुनिए, सुन लीजिए मुद्दा, सुनिए। और लोकतंत्र में सूत पुत्र की बात को कोई नहीं दबा सकता है। अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा ममता बनर्जी के दुल्हा भतीजा सांसद अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक पतन होने जा रहा है। जनता ने तय किया है, जनता ने वोट किया है, एआईटीएमसी जाएगी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी गई है। और सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषण करने से नहीं होगा। जनता ने जैसे राहुल गांधी को घर बैठाया, अखिलेश यादव को घर बैठाया, तेजस्वी यादव को घर बैठाया, इस बार ममता बानो और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी घर बैठेंगे। बंगाल की जनता ने शपथ लिया है संविधान का और किसी भी परिस्थिति में ममता बानो का निरंकुश शासन। अशोक जी, ओके, हिटलर मुझे लगता है एक मिनट रोहित सिंह रुकिए, विषय पर आइए। रोहित सिंह विषय पर आइए। ये हिटलर, रोहित सिंह विषय पर आइए प्लीज। रोहित सिंह विषय पर आइए। ये हिटलर मुसलमान ये विषय नहीं है मेरा। प्लीज रुकिए एक मिनट सुनिए, मैं विषय पर आना चाहता हूं। देखिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं। और मैंने शुरू में बताया था कि पैनिक, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल के नतीजों से पैनिक सिर्फ टीएमसी के नेताओं और ममता बनर्जी में नहीं है, बांग्लादेश में भी पैनिक है। और मैं उसका प्रमाण आपको दिखा रहा हूं। जरा वो वीडियो चलाइए। बांग्लादेश की संसद का ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको। बांग्लादेश की संसद का ये वीडियो है। ये बांग्लादेश के सांसद हैं, इनका नाम है अख्तर हुसैन। बांग्लादेश के जो सांसद हैं, उन्होंने आज संसद में खड़े होकर कहा कि जो हमें संकेत मिल रहे हैं, पड़ोसी देश से जो संकेत मिल रहे हैं, इन्होंने कहा जो बंगाल के चुनाव से संकेत मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी वहां आ जाती है तो फिर दरअसल बांग्लादेश में घुसपैठियों की बाढ़ आने वाली है, रोहिंग्यास की बाढ़ आने वाली है। हमें उसके लिए तैयार रहना है। यानी बांग्लादेश के इन सांसद को चिंता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए हैं उनको निकाल करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और बांग्लादेश के लिए शरणार्थियों की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये चिंता कोई और नहीं कर रहा, बांग्लादेश के सांसद वहां की संसद में कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पैनिक का माहौल बांग्लादेश तक है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। खेला हो गया, क्या खेला हो गया बंगाल में? बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं। बंगाल में मामला गरमाया हुआ है, मतदान खत्म होने के बाद भी मामला गरमाया हुआ है। टीएमसी में पैनिक दिख रहा है। अभी टीएमसी की तरफ से जो है कोशिश की गई कि वहां पे नेताजी जो इंडोर स्टेडियम जो है वहां पर जो दरअसल स्ट्रांग रूम है जहां ईवीएम सुरक्षित रखी है, वहां टीएमसी के बड़े नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने जाकर वहां पहले धरना दिया। खबर यह आई कि ममता बनर्जी भी वहां पहुंच रही हैं। इन्होंने एक वीडियो फुटेज जारी किया और वीडियो फुटेज जारी करके यह आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए कुछ लोग बिना किसी अनुमति के घुस गए हैं। लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने सारी स्थिति स्पष्ट की तो ये जो फेक न्यूज थी ये एक्सपोज हो गई। दरअसल ये चिट्ठी पहले ही भेजी जा चुकी है। वो चिट्ठी मैं दिखा चुका हूं आपको। चुनाव आयोग ने पहले ही भेज दी थी कि पोस्टल बैलेट जो है उनको सील करने के लिए 4 बजे के बाद कुछ कर्मचारी जाएंगे। वही वीडियो फुटेज थी जिसको टीएमसी ने लेकर आरोप लगाया। मेरे सहयोगी सौरभ दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से इस पूरे मामले में और जानकारी देने के लिए। सौरभ दत्ता, इस वक्त डिटेल क्या है? क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है? अशोक जी देखिए, खुदीराम अनुशीलन केंद्र यहाँ पे 7 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। कोलकाता के 7 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है खुदीराम अनुशीलन केंद्र। साखावत मेमोरियल स्कूल जो है वो भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है। यहाँ पे शाम को ममता बनर्जी की तरफ से एक वीडियो उनके वर्कर्स के लिए रिलीज किया गया जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल पे विश्वास मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, 226 से ज्यादा सीट मिलेगा हमको। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में हम सबको गार्ड देना है, मैं भी रात भर स्ट्रांग रूम के बाहर रहूंगी, आप भी रहिए। घंटा भर बाद देखने को मिला कि कुणाल घोष और शशि पांजा खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के स्ट्रीमिंग वीडियो में देखा है कि सौरभ दत्ता, ये हम वीडियो भी दिखा चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं, हम चुनाव आयोग की चिट्ठी भी दिखा चुके हैं। मैं अपडेट जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त ममता बनर्जी कहां हैं और क्या ये मामला शांत हो गया है या दरअसल चुनावी हार से जो संभावित हार है उस हार का बहाना अभी से तलाशा जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि नतीजे आने के बाद ईवीएम पर एक निशान, एक जो है आरोप गढ़ दिया जाए। क्या उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? ममता बनर्जी साकारियात मेमोरियल स्कूल जहां पे भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है वहां तक वो पहुंची थी और इधर कुणाल घोष शशि पांजा के साथ साथ जो टीएमसी वर्कर्स थे वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र में जहां पे और 7 विधानसभा केंद्र के स्ट्रांग रूम है वहां पे पहुंची थी। बीजेपी भी वहां पहुंची, दोनों पे झड़प हुई। अभी वहां पे जो डीसी है, जो पुलिस के आधिकारिक है, डीओ जो नॉर्थ है, उनके साथ बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद उनको कहा गया है कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। ये टीएमसी के लोगों को कहा गया, कुणाल घोष को कहा गया, शशि पांजा को कहा गया, उनको मेल के बारे में बताया गया और फिर जाके कुणाल घोष टीएमसी की जो वहां पे जमायत थी वो अभी हट गई है। उनका कहना है कि डीसी से उनका आश्वासन मिला, लेकिन इस पूरी बात को लेकर सीओ ऑफिस की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बीजेपी का ये कहना है कि असल में एग्जिट पोल का जो रुझान आया है उससे टीएमसी का खेमा नर्वस गया है और इसीलिए ये सब बातें किए जा रहे हैं। वो मान रहे हैं। शुक्रिया सौरभ दत्ता। मेरे साथ दिगंत चक्रवर्ती जुड़े हैं कोलकाता से। जल्दी से दिगंत, मैं बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहता हूं। ये सब क्या एक माहौल बनाने की कोशिश है कि भाई अगर चुनाव नतीजे, क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, एग्जिट, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जिट पोल जो है वो तो एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का अपना असेसमेंट होता है, उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ जानकारी होती है, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से फीडबैक आती है। क्या ये जो माहौल बना है उस माहौल में एक बहाना तलाशने की जो कोशिश की जा रही है टीएमसी की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, अगर कोई फेक न्यूज फैलने का कोई रैंकिंग होगा तो उसमें टीएमसी पहले आएगा। अब इसमें ना केवल उनके आईटी सेल का कोई कर्मी है, आज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो वीडियो
आपने प्रकाश किया, उसमें भी उन्होंने जो बात बताया उदयनारायणपुर का, वो भी एक फेक है जो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन आज मैं एक विषय में टीएमसी के साथ सहमत हूँ कि लंबे समय से हमने देखा कि उन्होंने हमारी निर्वाचन कमीशन की जो प्रमुख है गणेश कुमार जी को वैनिश कुमार कहकर बोल रहे थे। तो आज मैं उनके साथ सहमत हूँ, उनको जो वैनिश कुमार बोल रहे थे उसके साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज बहुत कुछ वैनिश कर दिया। क्या क्या वैनिश कर दिया उन्होंने? जो पोल के समय जो वायलेंस होता है, जो हत्या होता है, वो वैनिश कर दिया। जो बूथ कैप्चरिंग होता है वो वैनिश कर दिया। मैंने ऐसा भी कुछ वीडियो सुना जहां लोग बोल रहे थे कि उनका एज 65 है, उन्होंने अभी पहली बार अपने मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कुछ असेंबली है साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में, जहां डर के कारण लोग अपने मतदान अभी तक नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ वैनिश कर लिया, जिसलिए टीएमसी परेशान है। कल हमने शायद देखा कि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा 20-30 साल में जी इतना ऐसे इलेक्शन हो रहा है, और इसके लिए वो चिंतित है। उसको तो खुश होना चाहिए था ना कि उनके स्टेट में जो कहते हैं सोनार बंगाल, उनको भी कहने हैं सोनार बंगो, तो उस स्टेट में अगर इतना अच्छे से इलेक्शन होगा तो उनको भी खुश होना चाहिए। लेकिन वो डर में है, ना केवल वो डर में है, टीएमसी के सारे लोग डर में है, और उस डर के कारण वो तो ना एग्जिट पोल को भी झूठ कह रहे हैं और इतना सारे फेक न्यूज फैल रहे हैं। ओके। और जो तहसील जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो इंडिया अलायंस के बात कर रहे थे, 7 दिन पहले कुणाल घोष ने एक बयान रखा, जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अपदार्थ नेता है, उन्होंने दो बात करते हैं फिर इधर उधर घूमते हैं। तो ये जनरल सेक्रेटरी टीएमसी का बोल रहे थे। आपने अच्छा याद दिलाया। कुणाल घोष ने इन चुनाव में राहुल गांधी को वो कहा जो हम भी टीवी पर नहीं कहते और बाकी लोग कहते हैं। तहसीन जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं राधिका जी के पास जाता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, मानता हूँ कि जो टीएमसी की भूमिका रही है ध्रुवीकरण करने की, टीएमसी को लगा कि ध्रुवीकरण करते हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार नहीं करोगे, मैं मानता हूँ कि उसको सीआरपीएफ की सुरक्षा केंद्र सरकार ने, लेकिन टीएमसी की सरकार उसको गिरफ्तार कर सकती थी। शाहजहां शेख जैसे लफंगे को खुला छोड़ना, मुझे लगता है टीएमसी ने भी गलती की और अब टीएमसी भुगत रही है इन गलतियों का। लेकिन बार बार अगर आप राहुल गांधी पे आरोप लगाते, आप कांग्रेस पे आरोप लगाते, तो सवाल ये टीएमसी क्यों आई थी गोवा में चुनाव लड़ने के लिए? गोवा में टीएमसी को 5% वोट मिला, तो जो डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस में, अगर वो नहीं होता तो कांग्रेस जीत जाती, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी की। टीएमसी ने अन्य जगहों पर भी कांग्रेस को डैमेज किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि कांग्रेस नहीं लड़े, तो आपको बैठना होगा, आप सारे गठबंधन के जो साथी उनको बैठकर बातचीत करनी होगी। ये नहीं होगा कि कांग्रेस अपनी दुकान बंद कर दे। अशोक जी, आज महाराष्ट्र में देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के शिवसेना ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, राज्यसभा के लिए शरद पवार को एनसीपी ने डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस दुकान बंद करते रखे। देखिए, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मुझे बुरा लग रहा है। ये ऐसे थोड़ी होगा। मैं जानता हूं कि क्षेत्रीय दल का भी अधिकार है बढ़ना, लेकिन ये कांग्रेस के एक्सपेंस में नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस को, और कांग्रेस को भी सोचना होगा, जो उनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, राधिका जानती है उनको अच्छी तरह से, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है या कांग्रेस को आगे ले जाना है। तो इन चीजों पर कांग्रेस को भी सोचना होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने शुरू में कहा था, इंडी गठबंधन जो है उसको बैठकर सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात कह के मैं राधिका जी आपके पास आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, कांग्रेस को भी क्या सोचने की जरूरत है, तहसीन पूनावाला, ये भी समझिएगा। राहुल गांधी जब उनको बनाया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की कोई भूमिका नहीं है कांग्रेस की स्थिति करने में, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हैं वहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, ये आज देश को समझना जानना चाहिए। राहुल गांधी को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद हरियाणा में 90 में से 37 सीटें कांग्रेस को मिली, महाराष्ट्र में 288 में से 16 सीटें मिली, झारखंड में 81 में से 16 सीटें, जम्मू कश्मीर में 90 में से 6 सीटें, दिल्ली में 70 में से अंडा 0 और बिहार में 243 में से 6 सीटें मिली। तो कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, सिर्फ वो ये कहकर कांग्रेस नहीं बच सकती कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो वोट काट देती हैं। दिल्ली में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी, दिल्ली में किसने, बिहार में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसने वोट काटे? तो ये सब चीजें भी सोचने वाली बात है। अच्छा, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे राधिका जी के पास जाना। एक लाइन अगर दे दें, जब हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, फिर से मैं कहता हूं, आप इससे इत्तेफाक रखो या ना रखो, जब विपक्ष के नेता एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, तब ऑन रिकॉर्ड
अभिषेक बैनर्जी ने कहा कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, एसआर इलेक्शन कमीशन मुद्दा नहीं है। आज वही टीएमसी धरने पे इलेक्शन कमीशन, सर वो तो तब आपने राहुल गांधी की मदद नहीं सर की। वो आज तो मैं आपके पहले ही लोग कह चुका हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है ममता जिसकी आड़ में वो अपने नेतृत्व की जो अक्षम नेतृत्व होता है, सुनिए ना सर, जो अक्षम नेतृत्व होता है वो अपना आड़ लेने के लिए बहाना एक निकाल लेता है। एसआईआर, चुनाव आयोग, ईवीएम और फलाना ढिमकाना, पोलराइज हो गए लोग, ये हो गया वो हो गया, लोग ने हिंदू बनकर वोट दे दिया, लोगों ने मुस्लिम बनकर वोट दे दिया। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बड़ा नेता एक आवरण ढूंढ लेता है, किस आवरण में छुपना है उसको अपना चुनाव हारने के बाद, ताकि नेतृत्व ये कहे भाई मैं ठीक हूं, जनता बेवकूफ थी, उसने जो है हिंदू बनकर वोट दे दिया। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के ऐसे भी बयान है कि जनता जो है वो पोलराइज हो गई, जनता का सांप्रदायिकरण हो गया, इसलिए हार गए। राधिका खेड़ा, ये जो पूरा का पूरा बंगाल को लेकर जो हमें तस्वीर दिख रही है उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंगल बड़ा पॉइंट बोलूं कि वो कौन सा कारण हो सकता है कि लोग जो है दीदी के खिलाफ जाकर वोट कर रहे थे, जो ईवीएम दिखा रहे हैं उसके अनुसार, क्या भय से भरोसे की तरफ है, या 15 साल का कुशासन है, ये डर का माहौल है, जो वहां पर डर का माहौल होता है आखिर, या फिर एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि बंगाल में पहली बार, फिर से कह रहा हूं, ये मैं एग्जिट पोल के बेस पर कह रहा हूं और जो पोल हुआ है उसके बेस पर कह रहा हूं कि पहली बार बंगाल में हिंदुओं ने एकजुट होकर भारी संख्या में वोट किया बीजेपी के लिए। जी, ये सब तो फैक्टर्स हैं ही, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, तो लड़कियों ने, महिलाओं ने, माताओं ने, बेटियों ने, सबने ठान लिया कि अब की बार उन्हीं को घर पे बिठा देते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि घर पे बैठ के कैसा लगता है, जो चाहती है। और यही अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हुआ है। आपको याद होगा अशोक जी, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर टेन्योर, एक महिला जर्नलिस्ट थी जिसका नाम था सौम्या, दिल्ली के वसंत विहार में वो रात को अपने काम से वापस आ रही थी, गाड़ी में बैठी और उसको किसी ने गोली मार दी थी। और तब शीला दीक्षित जी ने कहा था, व्हाई डज शी हैव टू बी सो एडवेंचरस, इस समय रात को, और 12:30-1 बजे का समय था दिल्ली जैसी जगह में, और कहा था कि घर से निकलने की क्या जरूरत थी। वही चीज और टुवर्ड्स द एंड था, और ऐसी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी साफ हुई, आज तक कोई महिला वोट नहीं देती है, मतलब 0 पे ही है। वही हाल आप देखिएगा ममता बनर्जी जी का होगा, क्योंकि उनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात थी कि वो एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है। और हमने वो भी देखा संदेश खाली में क्या हुआ, हमने देखा जब आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस हुआ, उस तरीके से जो वो ढाल बन के रेपिस्ट के खड़ी हो गई, और जो उन रेपिस्ट को और वो सरकार प्रोटेक्ट कर रही थी, उस सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वकील थी उसको आपने राज्यसभा भेज दिया। और हमने ये भी देखा जब पोलिंग हो रही थी, तो जब वो विक्टिम की माता जी जो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, जब वो अपने बूथ के वहां पे गई तो उनके बूथ के ऊपर स्याही लगा दी गई थी और गो बैक के नारे लगाए गए थे टीएमसी के वर्कर द्वारा। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी अशोक जी, कि 92% से ज्यादा वहां पे वोटर टर्नआउट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय एक चीज पे जो मुझे लगता है कि सबको अग्री करना चाहिए, और ममता दीदी को खुश होना चाहिए, वो परेशान हो रही है कि कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस, एक तो सबसे पहले वायलेंस कम हुआ, कहां 100 से अधिक लोग मारे गए थे चुनाव के समय में, 32 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हो गया था, वो हमें इस बार देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज कि लोग बाहर आए वोट देने, लोग डरे नहीं, डर के मारे, जो एक हमेशा डर का माहौल होता था, चलते फिरते ये जो बॉम्ब की फैक्ट्री चला बना के घूम रही थी ममता बनर्जी, उसको रोक मिली, चाहे वहां पे केंद्रीय बल की वजह से हुआ, चाहे जिस भी रीजन से हुआ, चाहे हिंदू एकजुट हुए, लेकिन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोग आके अपना मतदान करें। और अब जनता की उंगली के हाथ में, उंगली के अंदर है वो पूरी रिजल्ट की जो होने वाला है। तो मुझे लगता है सबको सोफिया खान, राधिका जी साफ तौर पर कह रही हैं, राधिका जी और सोफिया जी को आमने सामने रखिएगा, राधिका जी साफ तौर पर कह रही हैं सोफिया जी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि रात होकर 7 बजे के बाद लड़कियां ना निकलें, ये बंगाल की महिलाओं को और बंगाल की बच्चियों को ये बात खराब लगी, और ये एक बड़ा फैक्टर है, महिला सुरक्षा एक बड़ा कारण था। देखिए, ये स्टेटमेंट कब किसने कहा दिया ये तो मुझे नहीं पता है, ये राधिका जी मुझे अगर दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। ममता बनर्जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी बात, तो चलिए मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहती, बोलिए। सुनिए, हाँ आगे सुनिए। ये जो कह रही है ना कि चुनाव के लिए लोग जो है निकले हैं, मैं इनको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पहले भी 84% तक
वोटिंग हुआ है और इस बार डिलीशन की वजह से प्रतिशत के तौर पर हमें जरूर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स, एसआईआर चूंकि एसआईआर की वजह से वोटर्स कम हुए हैं, तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो कम हुए हैं। शायद इनको ये आंकड़े लेने चाहिए। जानकारी अशोक जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मैं मान लेती हूँ, चलिए मैं आप लोगों की बात मान ले रही हूँ कि परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है। अभी परसेंटेज नहीं, संख्या बढ़ी है, वोटर्स की संख्या बढ़ी है। ओके 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 ओके, अभी समय नहीं है ज्यादा बहस करने का। देखिए अगर ऐसा हुआ भी है ना, तो इसका ये कारण है कि एसआईआर के कारण 4 महीने से लोग जो डरे हैं ना, अभी क्या है कि प्रवासी जो लोग हैं जो बाहर में भी काम करते हैं, उन लोगों ने भी आकर वोट किया है। और ठीक है, इस चीज को लेकर देखिए वोटिंग हर किसी को करनी चाहिए, वो चुनाव आयोग तलवार लटकाए या ना लटकाए, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी चुनाव आयोग को कि लोगों में एक सतर्कता आई है। इसके लिए मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि वोट हर किसी को करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और हर किसी को अपनी डेमोक्रेटिक राइट को जरूर अवेल करना चाहिए। और मैं देखिए दूसरी बात, ये महिलाओं को सुन लीजिएगा, सुनिए महिलाओं की क्या बात करती हैं। अभी ये जो यहाँ पर जो अभया के साथ जो भी हुआ था मिसकंडक्ट, उनकी माता जी को इन्होंने प्रार्थी बनाया और उनको टिकट दे दिया, लेकिन न्याय नहीं दिलवाया। जब सीबीआई की जांच मांग कर रही थी ममता बनर्जी, अपराजिता बिल जब रातों रात पास किया था 15 दिन के अंदर विधानसभा में कि फांसी लगा दो, तब ये लोग जो है सांप सूंघ गया था। तब तो इन लोगों ने महिला के, और जहां तक राधिका जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो इन्होंने कहा। गाजीपुर में ओके सोफिया जी समय कम है, 1 मिनट रुकिए प्लीज। हाँ रुकिए भाई, राधिका जी बोलिए। अच्छा हुआ इन्होंने एसआईआर की बात करी, तो एसआईआर की बात करी तो इनको ममता बनर्जी को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं चलाई थी। सुनिए सोफिया जी प्लीज। हाँ बोलिए। अगर एसआईआर की ये बात, मोहतरमा प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, अगर चिल्ला चिल्ली में समय जाएगा तो हम सुन नहीं पाएंगे किसी को भी। धन्यवाद जी। ये अच्छा हुआ एसआईआर की इन्होंने बात करी, क्योंकि अगर एसआईआर की बात आती है अशोक जी, तो ममता बनर्जी को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपने क्या कभी ममता बनर्जी को इतने उनके लंबे करियर में 4 बजे से पहले वोट डालते हुए देखा था? कभी भी उनको ऐसा देखा था कि वो सुबह से निकली हुई है बाहर? मैंने तो कभी ममता बनर्जी के हिस्ट्री में, रिकॉर्ड में 15 साल में ये नहीं देखा जब चुनाव होता था कि वो सुबह ही निकल गई थी बाहर, सुबह 5-6 बजे से निकली हुई थी। लेकिन जब एसआईआर हुआ तो 57.47 लाख हिंदुओं के वोट कटे और सिर्फ 30 लाख मुसलमानों के वोट कटे, तो 63% हिंदुओं के वोट कटे हैं। तो ममता बनर्जी को तो खुश होना चाहिए था कि उनकी मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो इंटैक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी। रोक रहा हूं आपको, इस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जल्दी से चलते हैं। जो अभी जो मामला हुआ जो मैंने आपको बताया, उसी संबंध में पीसी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखते हैं इस वक्त। उन्हीं आছেন স্মিতা পান্ডে আছেন, উনি ডিও কলকাতা নর্থ আছেন, মিস্টার এনকে মিশ্র আছেন এখানে, উনি স্টেট স্পেশাল অবজারভার ফর পুলিশ যেটা আছে ইসিআই থেকে, উনি তো আছেন, অ্যাডিশনাল সিইও আছেন মিস্টার অরিন্দম নিয়োগী। আমি স্মিতা পান্ডে ম্যাডামকে বলবো কি এক্স্যাক্টলি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওখানে ক্ষুদিরাম অনুশীলা কেন্দ্রে 60টা সিট জন্য, যার জন্য কন্ট্রোভার্সি ইস্যু হয়েছে, তারপরে আমরা বলবো। বাংলায় বলবো না? ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে 7খানা এসির স্ট্রং রুম আছে, যেটা আমরা কালকেই পোল হলো, সেগুলো পুরো সমস্ত প্রসিজার ফুলফিল করে ইন প্রেজেন্স অফ অল দি ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড দেয়ার ইলেকশন এজেন্টস আমরা বিভিন্ন এসিদের স্ট্রং রুমে ঢুকিয়ে সিল করে দিয়েছি ইভিএমগুলো, পোল ইভিএমসগুলো। এই কাজটা কিন্তু আজকে সকাল 5:15 পর্যন্ত থেকেছে এবং দোজ স্ট্রং রুমস আর অ্যাবসলিউটলি সিলড অ্যান্ড ক্লোজড। নাথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন কেস অফ দোজ, দে আর পারফেক্টলি দেয়ার অ্যান্ড দে আর ফাংশনাল। তার ফুটেজ কিন্তু বাইরে দেখাও যাচ্ছে যেখানে আছে। এইবার আজকে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, আজকে আমাদের একটা স্ট্যাটুটরি প্রসেস আছে, সেখানে সেগ্রিগেশন অফ পোস্টাল ব্যালট করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিভিন্ন মানে জেলাতে যারা পোলিং পার্সোনাল আছে, যারা ভোট কর্মীরা আছে, তারাও কিন্তু ভোটটা দেয়, তারা কিন্তু পোস্টাল ব্যালট হিসাবে ভোটটা দেয়। এবার সেকেন্ড ফেজের যেগুলো ভোটার্স ছিল, এই ধরনের যেগুলো ভোটার্স ছিল, তারা যে পোস্টাল ব্যালট দিয়েছে, আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টারটা ছিল, আমরা 5টা জায়গাতে ট্রেনিং করেছি বিভিন্ন পোলিং পার্টিদের,
সেখানে ওরা পোস্টাল ব্যালট দিয়েছে, সেগুলোকে আমরা জমা করে এখানে রেখে দিয়েছিলাম। একটা অন্য ঘর আছে, মানে ক্ষুদিরাম অনুশীলনে 7খানা এসি স্ট্রং রুম আছে আর একটা পোস্টাল ব্যালটের স্ট্রং রুম আছে। এবার এই যে পোস্টাল ব্যালট ছিল এগুলো সেই এক্সট্রা যে স্ট্রং রুম আছে ওখানে রাখা ছিল। এইবার আজকে যেটা করার ছিল সেটা পুরো স্টেটেই হচ্ছে সেগ্রিগেশন অফ এসি ওয়াইজ পোস্টাল ব্যালট। সেটা করে আমরা কালকে ফোর্সটাকে দিয়ে ওসি পোস্টাল ব্যালট যিনি থাকবেন, এটা প্রত্যেকে ডিও করছে, সেটাকে আমরা বারাসাতে নিয়ে যাব। একটা ক্লিয়ারিং হাউস করে করা হয়েছে, সেখানে সবাই তাদের নির্দিষ্ট, আমরা অন্যদের এসির যে পোস্টাল ব্যালট আছে সেটা তাদেরকে দিয়ে দেব এবং অন্যরা আমাদের যে এসি, আমাদের যে 7খানা এসির পোস্টাল ব্যালট আছে তারা আমাদেরকে দিয়ে দেবে। সেটা আমরা সকাল 10টা এখান থেকে বেরোবো, আর আবার বিকেলে 6টা নাগাদ কিংবা 5টা নাগাদ আমরা ফিরে আসবো, আবার ওইটাকে ভিতরে রাখা হবে, which will go in for counting on 4th of May. So this is a statutory process which was going on, but আমরা ওই ওল্ড ব্যালেটসটাকে বাইরে না নিয়ে এসে ওখানেই যে করিডোরটা ছিল সেখানেই আমাদের এআরওরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, তারা ওই করিডোরের মধ্যেই বসে ওই সেগ্রিগেশনের কাজটা করছিল। এবার যেহেতু ওখানে স্ট্রং রুম আছে। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव दफ्तर है वहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे और साफ तौर पर बताएगा कि जहाँ पर टीएमसी ने हंगामा किया था वो दरअसल सेग्रीगेशन ऑफ बैलेट, जो पोस्टल बैलेट आए उनको सेग्रीगेट किया जा रहा था, जिसको टीएमसी ने लेकर कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। ईवीएम अलग से स्ट्रांग रूम में थे और वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं, उनमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। और दूसरी बात, हम आपको चिट्ठी पहले ही दिखा चुके हैं, इसके बारे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आज सुबह ही मेल भेजकर बता दिया गया था कि 4 बजे के बाद ये काम होगा, जिसका वीडियो फुटेज बाद में टीएमसी ने जारी करा। तो ये फिलहाल मामला था पूरा जो हमने आपको बताया। फिलहाल समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में, लेकिन इतना ही बता दूं कि ये जो पैनिक जो दिख रहा है ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल सही जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं, गलत होते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा एग्जिट पोल टीएमसी का पैनिक में आना और इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी दो टूक में। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।